नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मायंक लव। नाउ इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। हाल ही में भारत के आर्मी चीफ का एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जो सीधा सादा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहराई छिपी है। उन्होंने कहा, भविष्य में बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, बहुत सी अनिश्चितताएं होंगी, हमें खुद नहीं पता कि आगे कौन से हालात बनेंगे। और फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि वो कल क्या करने वाले हैं। अब सोचिए, जब भारत का आर्मी चीफ ट्रंप का जिक्र करता है तो बात सिर्फ मजाक की नहीं होती, ये एक स्ट्रैटेजिक इशारा होता है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। यानी भविष्य इतना अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि सुपर पावर लीडर्स भी खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो आइए आज समझते हैं कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है और क्यों ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक है पूरी दुनिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से आज हम सब वाकिफ हैं, कैसे वो रोज ही बदल जाते हैं। आज बोलेंगे चाइना के साथ मेरी डील हो गई है, सब ठीक है। कल सुबह उठ के बोल देंगे शी जिनपिंग ने मेरे साथ धोखा किया, और फिर अगले दिन कुछ और बोल देंगे। तो अब ट्रंप की देखिए ऐसी इमेज बन गई है कि कई वर्ल्ड लीडर्स लाइक कोलंबिया के वर्ल्ड लीडर्स इनके बारे में काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे चुके हैं। और अब भारत के आर्मी चीफ ने भी ये बोला कि ट्रंप को भी नहीं पता कि कल वो क्या करने वाले हैं। आइए एक बार सुनते हैं उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा, उसके बाद ये इशू और डीपर डिस्कस करेंगे। आके आप लोगों से बातचीत करो। अभी रही बात कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम VUCA बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। अब अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किन कर्तव्यों में बंधे रहेंगे हमें पता नहीं। कल कैसे आने वाले हैं, ऑब्वियसली यहां पे मेन जो फोकस है वो इस बात को लेकर है कि हम एक ऐसे युग में एंटर करने वाले हैं जब बड़े ग्लोबल चेंजेस होंगे। एक तरफ बात चल रही है इवेंचुअल डी-डॉलराइजेशन की, दूसरी तरफ जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया भर में बढ़ती जा रही हैं वो अपने आप में एक चैलेंज है। और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो इतना अनस्टेबल पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है, कभी उनका पता नहीं होता कि कब क्या बोल दें। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि इंटरनेट में कई लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, इनका डिरेंज बिहेवियर हो गया है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने एक मिलिट्री थ्रेट दे दिया अपने ही एक स्ट्रेटेजिक एलाई को। एक ऐसे देश का जिक्र है जिसके साथ यूएस के काफी गहरे संबंध हैं। मैं यहां नाइजीरिया की बात कर रहा हूं। नाइजीरिया में हाल ही में एक मैसेकर हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए और प्राथमिक तौर पर क्रिश्चियन समुदाय पीड़ित रहा। और ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जाकर कहा कि अगर नाइजीरियाई सरकार क्रिश्चियनों की हत्याओं को रोकने में असफल रही तो यूएस सारी सहायता और मदद बंद कर देगा, और उसके बाद हम इस डिसग्रेस कंट्री, जो एक बहुत ही खराब शब्द है, में सैन्य रूप से दाखिल हो जाएंगे। गन्स अ ब्लेजिंग करके उन इस्लामिक आतंकवादियों को पूरी तरह समाप्त कर देंगे जो भयानक अत्याचार कर रहे हैं। और उन्होंने आगे यह भी कहा, आई एम हियर बाय इंस्ट्रक्टिंग द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबल एक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पूरी तरह तैयार हो जाइए। अगर हम हमला करते हैं तो वह तेज और सटीक होगा, और जो भी नाइजीरिया के क्रिश्चियन हैं उन्हें हम बचा लेंगे। नाउ अगेन, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि दुनिया भर में क्रिश्चियंस को यह डिफेंड करें, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट वो एक पॉलिसी बना सकते हैं। बट नाइजीरिया लंबे समय से यूएसए के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है। जनवरी 2025 के आर्टिकल के हिसाब से अमेरिकन जनरल्स आज के समय काम कर रहे हैं नाइजीरिया में इनकी एयर फोर्स को इंप्रूव करने के लिए। नाइजीरिया एक ऑन ऑयल रिच कंट्री है और यूएस के साथ बहुत ही डीप रिलेशंस हैं नाइजीरिया के। और कुछ मामलों में मिलिट्री रिलेशंस तो भारत से भी काफी डीप हैं नाइजीरिया यूएस के। अब उसी कंट्री नाइजीरिया को ट्रंप ने डाल दिया है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में, और यह बोल दिया है कि प्रिपेयर फॉर पॉसिबल एक्शन। आज के समय दुनिया ऐसी हो चुकी है कि आपको पता ही नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा। सडनली कोई बड़ा डिसीजन ले लिया जाएगा जिसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे, और अब यह न्यू नॉर्मल बन चुका है। ट्रंप की अब इमेज ही ऐसी बन गई है कि अब कुछ यह अटपटा सा अजीब सा डिसीजन ले लें, लोग सरप्राइज नहीं होंगे। ये ऑलमोस्ट आप मान लीजिए शायद ट्रंप की स्ट्रेटजी है कि मैं बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल दिखूं।
लोगों को लगना चाहिए कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा अगला मूव क्या होने वाला है। और अब यहां पे आप समझ पाओगे ये स्टेटमेंट, व्हाट इज ट्रंप डूइंग टुडे? आई थिंक इवन ट्रंप डजंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू टुमारो। चैलेंजेस इतने तेजी से आ रहे हैं कि बाय द टाइम यू ट्राई टू ग्रास्प एन ओल्ड चैलेंज, एक नया चैलेंज पहले ही सामने खड़ा हो जाता है। और बिल्कुल, द सिक्योरिटी चैलेंजेस आर मिलिटरी इन फेसेस, वेदर इट्स ऑन द बॉर्डर, टेररिज्म, नेचुरल डिजास्टर या फिर इवन साइबर वॉरफेयर, वी मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। और आज के समय में झूठी खबरें भी तेजी से फैलती हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची हैज बीन अटैक्ड वाली रिपोर्ट्स ने दिखा दिया कि रूमर्स कैसे अस्थिरता बढ़ा देते हैं। एंड सैल्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, जो यह अजीब सी न्यूज फैलाई जा रही थी, सबके बावजूद द स्टेड फोकस्ड ऑन देयर चैलेंज और ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए थे। और आने वाले भविष्य में दुनिया में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हमारे आर्मी चीफ एक तरीके से हिंट दे रहे थे, उसकी मैं आपको झलक दिखाता हूं। अटलांटिक काउंसिल एक बहुत ही फेमस जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है। हाल ही में इन्होंने कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स को इकट्ठा किया और उनसे सवाल पूछा। हम एक एक करके देशों के नाम बताएंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश मोस्ट प्रोबेबली 2035 तक न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेगा। जब ईरान का नाम आया तो 70% से ज्यादा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने कहा कि हां, बिल्कुल, ईरान तब तक एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन चुका होगा। सऊदी अरेबिया के केस में भी 41 देशों ने कहा कि हां, इसकी संभावना बहुत अधिक है। यहां तक कि कई लोगों का मानना है कि साउथ कोरिया और जापान भी आने वाले समय में न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बन सकते हैं। कैन यू इमेजिन? इससे दुनिया में कितने बड़े बदलाव आएंगे और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। अब एक और चीज देखिए, इन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से यही पूछा गया कि क्या आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे? 50% ने कहा यस और 50% ने कहा नो। जब उनसे पूछा गया कि आपके अनुसार कौन सा देश यूज कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स, तो नंबर 1 आंसर था रशिया, नंबर 2 नॉर्थ कोरिया, उसके बाद इजराइल, चाइना और यूएसए। और इस पूरी लिस्ट में सबसे लोवेस्ट कंट्री कौन थी पता है? इंडिया। पिछले साल जब यही सवाल पूछा गया था कि क्या भारत न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है, तो सिर्फ 3.6% ने यस कहा था। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रतिशत और गिरकर 1.7% पर आ गया है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है, भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम पाकिस्तान पर सटीक बॉम्बिंग कर सकते हैं बिना न्यूक्लियर वॉर के। कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए बिना हम पाकिस्तान के एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके F-16 फाइटर जेट्स को गिरा सकते हैं, और फिर भी किसी तरफ से न्यूक्लियर रिटेलिएशन नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अ लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग, रणनीतियां, ताकतें और पूरे सुरक्षा समीकरण बदल रहे हैं। आई होप आने वाले 10 सालों के ये बड़े बदलाव हम सब मिलकर देखेंगे, क्योंकि बिलीव मी, जो आने वाले 10 सालों में होने वाला है वो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। बिग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन एंड एज अ कंट्री वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हर दिन दुनिया तेजी से बदल रही है, कहीं युद्ध की तैयारी हो रही है, कहीं ब्लैकमेलिंग चल रही है और कहीं बड़े फैसले चुपचाप लिए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत की रणनीति, विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े हर पहलू को सही नजरिए से समझना बेहद जरूरी है। और यही मकसद है हमारे चैनल करियर स्टडी एकेडमी का। लेकिन यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट साफ, सटीक और समय पर आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।